हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अगस्त महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम लोग अगस्त महीने की प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मंथ को लेकर आप लोग कन्फ्यूज़न नहीं हो, क्योंकि जुलाई महीने अभी चल रही है, लेकिन इसमें अगस्त महीने की मैगजीन पब्लिश हो जाती है। लेकिन इसमें जो करेंट अफेयर है वह जून महीने का ही इसमें दिया हुआ है। इसीलिए 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है आज का डिस्कशन। तो आप लोग काफ़ी गंभीरता से सुनेंगे, और अगर आप लोग नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर का आप लोग ज्वाइन कर लें। आइए अब हम लोग इसका डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन डिस्कशन अगस्त 2026। इसे हम लोग कई सारे सेक्शन में बांटकर अध्ययन करेंगे, चाहे वह राष्ट्रीय घटनाक्रम हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी, खेलकूद, पुरस्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इन सारे सेक्शन को इसमें जो ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला महत्वपूर्ण जो घटना है वो यह है, लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज किया गया है। ठीक है, लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वह नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को 4399 दिन निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पूरा किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यह रिकॉर्ड था। उन्होंने 13 मई 1952 से लेकर 27 मई 1964 तक 4398 दिन तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। अब इनके रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4398 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नरेंद्र मोदी ने 4399 दिन 10 जून 2026 ईस्वी को पूरा किया, और इस तरह से अभी तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी के नाम पर दर्ज किया गया। हालांकि यहाँ पे एक और बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ इतना ही दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, बल्कि इससे पहले चूंकि 1952 में 13 मई 1952 को लोकसभा का चुनाव हुआ, तो चुनाव होने के बाद ये प्रधानमंत्री बने, यानी कि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में इनका यह कार्यकाल है। लेकिन इससे पहले भी 1947 से 1952 ईस्वी के बीच में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पद पर आसीन थे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर निर्वाचित प्रधानमंत्री है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 4398 दिन उन्होंने निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की थी, और 4399 दिन 10 जून 2026 ईस्वी को नरेंद्र मोदी ने पूरा किया। ठीक है, तो यह पहला और महत्वपूर्ण है। दूसरा पॉइंट है, कर्नाटक के नए 34वें मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बनाए गए हैं। ठीक है, कर्नाटक में पहले डीके शिव कुमार से पूर्व सिद्धारमैया वहां के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, लेकिन सिद्धारमैया को पद से हटाकर कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री बने हैं 34वें मुख्यमंत्री, वे हैं डीके शिव कुमार। ठीक है, 3 जून 2026 ईस्वी को वहां के राज्यपाल थावर सिंह गहलोत ने डीके शिव कुमार को कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई, और मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के साथ कर्नाटक के नए उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर को बनाया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर एक साथ स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों INS दूनागिरी, भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत INS संधायक, INS संशोधक व पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत INS अग्रय को नौसेना में कमीशन किया। ठीक है, एक ही दिन भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इन तीनों जलपोतों को नौसेना को कमीशन किया गया। ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा इसका निर्माण, इन तीनों का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे तीनों का नाम। एक तो देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है INS संशोधक, ठीक है, दूसरा है पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत INS अग्रय, और तीसरा है INS दूनागिरी। इन तीनों युद्धपोतों को नौसेना में एक ही दिन प्रधानमंत्री के द्वारा कमीशन किया गया। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था? इसका निर्माण किया गया था गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर इसका कमीशन नौसेना में किया गया। अगला पॉइंट है,
हाल ही में भारत की निजी क्षेत्र की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, यह जो स्टार्टअप कंपनी है वह निजी क्षेत्र की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी है होवरिट। हाल ही में निजी क्षेत्र की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरिट ने स्वदेशी सुसाइड ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 का जोधपुर में सफल परीक्षण किया। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा दिव्यास्त्र MK1 क्या है, तो आप क्या बताएंगे? स्वदेशी सुसाइड ड्रोन है। किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया? निजी क्षेत्र की स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होवरिट के द्वारा इसका निर्माण किया गया। कहाँ पर इसका सफल परीक्षण हुआ? तो जोधपुर राजस्थान में इसका सफल परीक्षण किया गया। अगला है अभिज्ञान ऐप, काफ़ी महत्वपूर्ण है अभिज्ञान ऐप। इसका विकास किया गया है NCRB के द्वारा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के द्वारा इसे विकसित किया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? अभिज्ञान ऐप जो है इसे क्यों डेवलप किया गया है? देश में अपराध नियंत्रण और जांच व्यवस्था को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से NCRB के द्वारा हाल ही में अभिज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया। अभिज्ञान ऐप का विकास किया गया जिसे गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से सड़क पर चलते किसी भी संदिग्ध व्यक्ति का फिंगरप्रिंट लेकर उसका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड कुछ ही सेकंड्स में ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि सड़क पर कोई संदिग्ध अपराधी चल रहा हो तो उसका फिंगरप्रिंट लेकर सिर्फ 35 सेकंड में उसके पूरे एक क्लिक पर पूरा उसका आपराधिक रिकॉर्ड डेटा ब्यूरो जो है वह सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अभिज्ञान ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके देश में जो आपराधिक गतिविधियां घटती है उसके निपटारा करने के लिए अभिज्ञान ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे NCRB के द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार ने बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया है। और ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी उच्चायुक्त को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले आप देखेंगे कि विजया लक्ष्मी पंडित हों या फिर आप डॉक्टर करण सिंह हैं 1990 के दशक में, इन सभी को राजदूत रहते हुए कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया था। और हाल ही में बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं दिनेश त्रिवेदी को, ठीक है, इन्हें भी कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है। अगला और काफ़ी महत्वपूर्ण है, दुनिया की सबसे लंबी 2 वे सड़क सुरंग जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इसकी जो शुरुआत है, निर्माण कार्य की जो शुरुआत है मई 2018 ईस्वी में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और 9 जून 2026 ईस्वी को जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसकी लंबाई कितनी है? 13.153 किलोमीटर इसकी लंबाई है और समुद्र तल से 11,578 फीट ऊंचाई पर स्थित है जोजिला सुरंग। तो इसकी लंबाई है 13.153 किलोमीटर और इसकी ऊंचाई है 11,578 फीट। इसका शुभारंभ किया गया था मई 2018 में और इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ है 9 जून 2026 ईस्वी को। किस एजेंसी के द्वारा इस दुर्लभ कार्य को संपन्न किया गया? तो मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड MEIL के द्वारा जोजिला सुरंग का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जोजिला सुरंग किन 2 स्थलों को जोड़ता है? तो यह कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। अगर कश्मीर घाटी में सोनमर्ग जो है, कश्मीर घाटी में सोनमर्ग को यह मीनामर्ग लद्दाख से आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जोजिला सुरंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला नवीनतम 36वां राज्य कौन बना है? आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला नवीनतम 36वां राज्य बना है पश्चिम बंगाल। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 2018 ईस्वी में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत हुई थी। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। तो हाल ही में
पश्चिम बंगाल जो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला नवीनतम 36वां राज्य बना है। चूंकि वहां पर सरकार चेंज हुई है, लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई है, तो सरकार बदलते ही आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने का निर्णय बंगाल सरकार के द्वारा लिया गया है। और इसके तहत अब सभी पात्र लाभार्थियों को पंजीकृत अस्पताल में अगर वे भर्ती होते हैं तो प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उन्हें प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत सितंबर 2018 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। अगला है क्यूएस रैंकिंग 2027। ठीक है, लंदन स्थित क्यूएस एजेंसी के द्वारा प्रतिवर्ष क्यूएस रैंकिंग जारी की जाती है। तो क्यूएस रैंकिंग 2027 अगर देखा जाए तो इसमें विश्व के 1504 विश्वविद्यालय में भारत के 52 विश्वविद्यालय शामिल हैं। यानी कि इस सूची में टोटल विश्व के टोटल 1504 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें से भारत के 52 विश्वविद्यालय शामिल हैं। और विश्वविद्यालय की संख्या के दृष्टिकोण से भारत 5वें स्थान पर है। पहले नंबर पर यूएसए है 184 विश्वविद्यालय के साथ, और भारत 52 विश्वविद्यालय के साथ इस सूची में 5वें स्थान पर काबिज है। अगर टॉप इंस्टीट्यूट्स में देखा जाए तो विश्व के शीर्ष 200 इंस्टीट्यूशंस 200 संस्थानों में भारत के सिर्फ 3 संस्थान हैं। विश्व के टॉप 200 इंस्टीट्यूट्स में भारत के 3 इंस्टीट्यूट्स शामिल हैं, जिनमें 118वें रैंक पर है आईआईटी दिल्ली, 134वें रैंक पर है आईआईटी बॉम्बे और 117वें 117th रैंक पे है आईआईटी मद्रास। ठीक है, यानी कि ये टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के, जो कि क्यूएस रैंकिंग 2027 में शामिल हैं। ठीक है, आईआईटी दिल्ली 118, आईआईटी बॉम्बे 134, आईआईटी मद्रास 170। ये तो हो गया भारत के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स। ये तीनों टॉप 200 विश्वविद्यालय संस्थानों में भी शामिल हैं। ठीक है, 118 रैंक, 134 रैंक और 170 रैंक। अब आइए विश्व के टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स, जिनमें पहले स्थान पर है एमआईटी यूएसए। ठीक है, एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए पहले नंबर पे है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल है। दूसरे नंबर पे इंपीरियल कॉलेज लंदन है और तीसरे नंबर पे यूएसए का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड इस क्यूएस रैंकिंग के अकॉर्डिंग एमआईटी, इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्मित त्वरित गश्ती पोत ICGS अक्षय, जो कि अदम्य श्रेणी का गश्ती पोत है, इसे भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा ICGS अक्षय क्या है। ठीक है, तो ICGS अक्षय क्या है? त्वरित गश्ती पोत है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है ICGS अक्षय को, जो कि त्वरित गश्ती पोत है और यह अदम्य श्रेणी का, इसका निर्माण जो किया गया है अदम्य श्रेणी के तहत किया गया है और इसे हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। तो ICGS अक्षय को आप लोग याद रखेंगे। प्रोजेक्ट कुशा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार के द्वारा मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया गया है। मिशन सुदर्शन चक्र क्या है? तो मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य है कि 2035 ईस्वी तक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण संस्थान हैं, चाहे वह एयरपोर्ट हो, मेट्रो स्टेशन हो, हॉस्पिटल्स हो या बड़े बड़े ऑफिसेस हों, उन सबको पूरी तरीके से एक अभेद्य दुर्ग में तब्दील कर देना है, ताकि दुश्मन देश अगर भारत के ऊपर बमबारी करता है तो भारत को किसी प्रकार की क्षति का सामना न करना पड़े। तो मिशन सुदर्शन चक्र जो है 2035 ईस्वी तक भारत के ऊपर मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य था कि 2035 ईस्वी तक भारत के महत्वपूर्ण संस्थानों को, महत्वपूर्ण कार्यालयों को या वैसे महत्वपूर्ण स्थलों को जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, उन सभी को अभेद्य दुर्ग के रूप में तब्दील कर देना और वहां पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करना, यह है मिशन सुदर्शन चक्र। इसी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत हाल ही में DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया गया है। तो प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो DRDO के द्वारा विकसित किए जा रहे एक नए अत्याधुनिक विस्तारित रेंज वायु रक्षा प्रणाली है। जैसे आप देखेंगे कि रसिया में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, इसी के तर्ज पर प्रोजेक्ट कुशा को भी लॉन्च किया गया
है, क्योंकि भारत में प्रोजेक्ट कुशा के तहत 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल विकसित की जा रही है। M1 इंटरसेप्टर मिसाइल, इसकी रेंज होगी 150 किलोमीटर, M2 इसकी रेंज होगी 250 किलोमीटर और M3 इसकी रेंज होगी 350 से 400 किलोमीटर, यानी कि 150 से 400 किलोमीटर तक इसका रेंज होगा। प्रोजेक्ट S-400 जो रशिया के द्वारा लॉन्च किया गया है वो भी सेम टारगेट पे काम करता है, ठीक है। तो ये रूस की S-400 के तर्ज पर DRDO के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा को लॉन्च किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है नए अत्याधुनिक विस्तारित रेंज वायु रक्षा प्रणाली को डेवलप करना। यह मिशन सुदर्शन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत 2035 ईस्वी तक भारत के ऊपर मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करना है, ताकि दुश्मन देश के आक्रमणों से भारत के महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों की रक्षा की जा सके। तो प्रोजेक्ट कुशा काफी महत्वपूर्ण है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्र M2 का सफल परीक्षण किया है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा रुद्र M2 क्या है? तो क्या है रुद्र M2? स्वदेशी मिसाइल है रुद्र M2, जो कि हवा से सतह पर मार करती है, सरफेस टू एयर, सॉरी हवा से सतह यानी कि एयर टू सरफेस यह मार करती है। स्वदेशी मिसाइल है रुद्र M2। उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने स्वदेशी तकनीक पर आधारित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। अब भारत 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से आने वाली दुश्मन की ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने वाला विश्व का 5वां देश बना है। इसके पूर्व में USA, रसिया, चाइना और इजराइल और अब इंडिया का भी नाम इसमें जुड़ गया है। यानी कि भारत के पास अब ऐसी क्षमता डेवलप हो चुकी है कि अगर कोई भी देश 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी से भारत के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल, भारत के ऊपर मिसाइल दागता है तो भारत उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता भारत के पास डेवलप हो चुकी है और विश्व में ऐसा 5वां देश भारत बना है जिसके पास ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की क्षमता हो। अन्य 4 देशों में USA, रसिया, चाइना और इजराइल शामिल है। यह हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम। अब आते हैं 1-2 महत्वपूर्ण है राज्य समाचार, यानी कि विभिन्न राज्य से संबंधित गतिविधियां यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित 2 घटनाएं हैं। पहला है देश का 100वां रामसर स्थल। इसे शायद मैं पिछले महीने की PD में डिस्कस किया था। देश का 100वां रामसर स्थल, देश का 100वां रामसर स्थल जो है उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार, जिसे सुरहा ताल कहा जाता है, वह देश का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल बना है। इसी के साथ सर्वाधिक रामसर स्थल वाले राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है 20, दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश 13 और तीसरे नंबर पे बिहार और पंजाब दोनों मिश्रित रूप से शामिल हैं और दोनों के 6 रामसर स्थल हैं, ठीक है। तो देश का 100वां और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल हाल ही में बलिया के जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार सुरहा ताल को घोषित किया गया। दूसरा जो एक और महत्वपूर्ण घटना है वह है पंजाब से संबंधित। पंजाब सरकार के द्वारा इस बार के बजट में 8 मार्च 2026 ईस्वी को घोषणा की गई थी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन, मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना। इसके तहत क्या है, पंजाब में महिला सशक्तिकरण हेतु महिलाओं को आर्थिक सहायता देने पर सहमति प्रदान की गई, ठीक है। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किस राज्य से संबंधित है? मावा धिया सत्कार योजना आप लोग याद रखेंगे पंजाब से संबंधित है। पंजाब में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए राजनीतिक नहीं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया था और इसके तहत पात्र महिलाओं को 1 जुलाई से 1,000 रुपये प्रतिमाह और अनुसूचित जाति से संबंधित महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने का लक्ष्य रखा गया ताकि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। तो मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम और राज्य समाचार यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग इंटर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में, ठीक है। हमारा यह टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर, इसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर BPSC की तैयारी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर शेयर की जाती है। न्यूज़पेपर का कंटेंट डेली यहाँ पे दिया जाता है, तो यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं @ISPC सेंटर को।
अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस व स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस व स्लोवाकिया यात्रा संपन्न किया है 13 से 18 जून के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रांस दौरा देखते हैं कि इस दौरान क्या घटित हुआ है फ्रांस में। तो भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस के नीस शहर में उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री ने विजिट किया, वहाँ पे अगवानी की गई भारतीय प्रधानमंत्री की। वहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई और अगले 5 वर्षों में दोनों देशों ने, भारत और फ्रांस ने मिलकर द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमति जताई और इसे बढ़ाकर $32 अरब करने पर भारत और फ्रांस के द्वारा सहमति जताई गई। इसके साथ ही होराइजन 2047 रोड मैप के तहत प्रगति की समीक्षा की गई। जिस प्रकार से भारत ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा है, उसी प्रकार से भारत और फ्रांस दोनों मिलकर होराइजन 2047 का लक्ष्य उन्होंने रखा है और इसके तहत होराइजन 2047 रोड मैप के तहत अब तक क्या क्या प्रगति हुई है इसकी समीक्षा भी की गई। साथ ही नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में साझेदारी के लिए नवाचार रोड मैप 2030 को अपनाया गया। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है कि कानपुर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौशल विकास के लिए फ्रांस के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो फ्रांस के द्वारा किस स्थान पर, कानपुर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कौशल विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह हो गया भारतीय प्रधानमंत्री का फ्रांस दौरा। फ्रांस दौरे के बाद भारतीय प्रधानमंत्री स्लोवाकिया गए। स्लोवाकिया देखेंगे तो 1 जून 1993 ईस्वी को चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के पश्चात स्लोवाकिया का भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा हुआ है। यानी कि स्लोवाकिया का जो निर्माण है चेकोस्लोवाकिया के विभाजन के पश्चात हुआ है और 1 जून 1993 को विभाजन हुआ था और विभाजन के पश्चात स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। वहाँ की राजधानी कहाँ पर है? स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा वहाँ की राजधानी है। इस दौरे के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया। यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है बीपीएससी प्रीलिम्स में, हाल ही में किस देश के द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री को? आप क्या बताएंगे? स्लोवाकिया। अगला आइए, 52वां G7 समिट कहाँ पर संपन्न हुआ है? फ्रांस के एवियां लेस बैंस में संपन्न हुआ 15 से 17 जून के बीच में। ठीक है, 52वां G7 समिट 2026 कहाँ पर संपन्न हुआ? फ्रांस के एवियां लेस बैंस में संपन्न हुआ है। और अगला यानी कि 53वां G7 समिट कहाँ पर होगा? यूएसए में होगा अगले साल 2027 में। ठीक है, तो फ्रांस के एवियां लेस बैंस में 15 से 17 जून के बीच में 52वां G7 समिट 2026 का आयोजन किया गया। G7 में कौन कौन से देश स्थित हैं? तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज G7, इसमें कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। हमने अवस्थिति के अकॉर्डिंग लिख दिया है ताकि 2 देश एक जगह स्थित हैं तो याद करने में सुविधा हो। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिर जापान, ये 7 देशों को मिलाकर G7 का गठन किया गया है। किसी समय में रसिया भी इसमें शामिल था, 2014 ईस्वी में रसिया को इसको बाहर कर दिया गया। तो अभी वर्तमान समय में इसमें 7 देश हैं। फ्रांस की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें भाग लिया। देखिए, भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन G7 के आउटरीच कार्यक्रम में भारत भाग लेता है। आउटरीच कार्यक्रम का मतलब हो गया कि अगर किसी संगठन का भारत सदस्य नहीं है तो भारत को आमंत्रित किया जाता है और भारत के साथ अन्य कई सारे देश आमंत्रित होते हैं उसकी बैठक में, तो उसे आउटरीच सत्र कहा जाता है। जैसे इसमें भारत सदस्य नहीं है लेकिन भारत को इसमें शामिल किया गया था, आमंत्रित किया गया था। भारत के साथ साथ विश्व के महत्वपूर्ण देशों को भी इस आउटरीच सत्र में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ठीक है, तो भारत लंबे समय से लगातार आउटरीच सत्र में हिस्सा लेता रहा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इसमें लगातार 7वीं बार G7 की बैठक में शामिल हुए। अगला बैठक यूएसए में होगा, हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। सम्मेलन के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री ने
पेरिस में यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट विवाटेक 2026 का अवलोकन किया। भारत इसमें एआई कंट्री पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है। एआई कंट्री पार्टनर के रूप में भारत इसमें शामिल हुआ, किसमें? विवाटेक 2026 में, जो कि यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट का आयोजन किया गया। कहाँ पर? पेरिस में। अगला पॉइंट है, खेल जगत की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की टाइम पत्रिका की सूची में भारत की एकमात्र खिलाड़ी स्मृति मंधाना शामिल हुई हैं। ठीक है, खेल जगत की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की टाइम पत्रिका की सूची में भारत की एकमात्र खिलाड़ी स्मृति मंधाना को शामिल किया गया। स्मृति मंधाना के नाम पे देखेंगे तो भारत में कई सारे रिकॉर्ड इनके नाम पे दर्ज है। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड दिया गया था स्मृति मंधाना को। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025। इसके अलावा एक ही कैलेंडर वर्ष में 1000 से अधिक वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी है स्मृति मंधाना। और एक और जो इनके नाम उपलब्धि हाल ही में दर्ज हो गई कि टाइम पत्रिका के द्वारा जारी खेल जगत की सर्वाधिक प्रभावशाली 100 हस्तियों की सूची में भारत की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? स्मृति मंधाना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं। ठीक है, 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। आप सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक सदस्य जो होता है वह अस्थायी सदस्य होते हैं और दूसरा सदस्य जो होता है वे अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य देशों की संख्या होती है 5 और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या होती है 10। ठीक है, तो 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो 5 नए अस्थायी सदस्य बने हैं उनमें ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद एवं टोबैको, ये 5 देश शामिल हैं। 1 जनवरी 2027 ईस्वी से इनका कार्यकाल शुरू होगा और 31 दिसंबर 2028 ईस्वी तक ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने रहेंगे। ठीक है, भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता कब और कहां पर संपन्न हुआ है? आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच लंबे समय से युद्ध के हालात बने हुए हैं। लंबे समय से युद्ध वहां पे हो रहे हैं दोनों देशों के बीच में, और 107 दिनों तक चले युद्ध के पश्चात दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए अंतरिम शांति समझौता 18 जून 2026 ईस्वी को फ्रांस के वर्साय महल में अंतरिम शांति समझौता संपन्न हुआ है दोनों देशों के बीच। हालांकि फिर से आप देखेंगे कि हाल के दिनों में पिछले 2 दिनों से अमेरिका के द्वारा कह दिया गया है कि सीज फायर खत्म हो गया है और फिर से दोनों देशों के बीच टसल शुरू हो चुकी है। लेकिन फ्रांस के वर्साय महल में 18 जून 2026 ईस्वी को अमेरिका और ईरान के बीच में अंतरिम शांति समझौता संपन्न हुआ है। ठीक है, फ्रांस के वर्साय महल काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है। आप सभी जानते हैं कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद इसी फ्रांस के वर्साय महल में वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ठीक है, तो वर्साय की संधि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध जब संपन्न हुआ तो उसकी समाप्ति वर्साय की संधि से हुई थी, और इसी वर्साय की संधि फ्रांस के वर्साय महल में की गई थी 1919 ईस्वी में। और फिर से फ्रांस के वर्साय महल में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम शांति समझौता संपन्न हुआ है। तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। अगला पॉइंट है, नासा ने मंगल ग्रह के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए नवंबर 2013 ईस्वी में लॉन्च किए गए मावेन मिशन को समाप्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपसे एक पूछा जा सकता है कि मावेन मिशन क्या है? मावेन मिशन क्या है? तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए नवंबर 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया था मावेन मिशन को। इसका पूरा नाम क्या है? मार्स एटमॉस्फेयर एंड
वोलेटाइल इवोल्यूशन MAVEN, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मावेन मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था नवंबर 2013 ईस्वी में मंगल ग्रह के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए, लेकिन हाल ही में इससे संपर्क टूट चुका है और इसीलिए नासा ने इस मिशन को समाप्त घोषित कर दिया है। हाल ही में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने 3 से 7 जून 2026 ईस्वी के बीच में अपनी भारत दौरा को संपन्न किया। अब बताएं कि वेनेजुएला की वर्तमान समय में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हैं? तो डेल्सी रॉड्रिगेज वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में। म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, यह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली विदेशी यात्रा हुई भारत में और यात्रा की शुरुआत उन्होंने बिहार के बोधगया से किया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब से यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का बोधगया में पहला विदेशी दौरा संपन्न हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? म्यांमार के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका? यू मिन ऑंग हलाइंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं, यू मिन ऑंग हलाइंग। ठीक है, 30 मई से 3 जून के बीच में म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन ऑंग हलाइंग का भारत दौरा संपन्न हुआ और राष्ट्रपति के रूप में इनकी पहली विदेशी यात्रा है। और यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के रूप में यू मिन ऑंग हलाइंग ने अपनी पहली विदेशी यात्रा के रूप में किस देश को चुना है? तो भारत को चुना। और भारत में जब उन्होंने यात्रा की शुरुआत की तो कहाँ से की? भारत में यात्रा की शुरुआत बिहार के बोधगया से की है। तो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत और म्यांमार के बीच में कई सारे समझौते हुए, कई सारे वचनबद्धता प्रकट की गई और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यापार संवर्धन के लिए रुपया क्यात भुगतान प्रणाली के लिए सहमति बनाई गई। म्यांमार का है क्यात और भारत का है रुपया, तो रुपया क्यात भुगतान प्रणाली के लिए सहमति बनाई गई। आप सभी जानते हैं कि म्यांमार भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसियान का एक मेंबर है म्यांमार। आसियान का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी ज़मीनी सीमा, स्थलीय सीमा भारत के साथ टच करती है और भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य में 4 राज्य हैं उनसे म्यांमार की बॉर्डर शेयर होती है। ठीक है, ये जो भारत का मैप है यहाँ पे जो स्थित है 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट का, ये जो 4 राज्य हैं इन चारों राज्यों की सीमा म्यांमार से टच होती है। कौन कौन से 4 राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत के इन 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की ही सीमा म्यांमार से टच होती है। कुल लंबाई सीमा की 1443 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कितनी है? 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 देशों की सीमा, इन 4 राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ साझा होती है और म्यांमार आसियान का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा भारत से लगती है। ठीक है, अब आइए क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक। आप सभी जानते हैं कि 2026 ईस्वी का क्वाड का शिखर सम्मेलन जो है वह सितंबर में भारत की अध्यक्षता में ही संपन्न होगा। तो जब इसका शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न होना है तो चाहे इसके रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन हो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो, सारी बैठक जो होगी वह भारत में ही संपन्न होगी। तो हाल ही में 26 मई 2026 ईस्वी को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के 4 मेंबर हैं और क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में 26 मई 2026 को संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्वाड देशों के बीच क्वाड क्रिटिकल माइनरल इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा की गई 20 अरब डॉलर की लागत के साथ, यानी कि क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में क्वाड के सभी 4 सदस्य देशों ने मिलकर 20 अरब डॉलर की लागत के साथ क्वाड क्रिटिकल माइनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति में चीन के एकाधिकार से निपटना, यानी कि रेयर अर्थ मेटल की आपूर्ति में चीन का जो एकाधिकार बना हुआ है उस एकाधिकार के वर्चस्व को तोड़ने के लिए क्वाड के विदेश मंत्रियों ने 20 अरब डॉलर की लागत के साथ क्वाड क्रिटिकल माइनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क की घोषणा की है।
इसके अलावा इस बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। वह निर्णय है कि सभी प्रशांत द्वीप समूह देशों को 2026 तक समुद्री केबल से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 2026 तक सभी प्रशांत द्वीप समूह के जितने भी आइलैंड, जितने भी कंट्री हैं, उन सबको 2026 तक समुद्री केबल से जोड़ने का निर्णय लिया गया है, ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी से आपस में जोड़ा जा सके। ठीक है, तो यह था क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक, जिसकी मेजबानी भारत के द्वारा एस जयशंकर के द्वारा नई दिल्ली में की गई। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता कहां पर संपन्न हुई? तो जब G7 सम्मेलन फ्रांस में संपन्न हुआ, तो उसी G7 सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। तो G7 समिट के दौरान फ्रांस में भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में 13 महीने के बाद द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, आप लोग नज़र बनाए रखेंगे। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ये दो घटनाक्रम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं आर्थिक परिदृश्य में, यानी कि इकोनॉमी से संबंधित करेंट अफेयर। इकोनॉमी से संबंधित जो करेंट अफेयर है, उसमें पहला और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है अर्थव्यवस्था संबंधी NSO का आकलन। NSO का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, NSO का आकलन। तो अर्थव्यवस्था से संबंधी NSO के द्वारा हाल ही में आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में GDP में 7.7% वृद्धि अनुमानित है। पिछले बार वृद्धि दर रही थी 7.1% 24-25 में, लेकिन इस बार 25-26 में GDP में 7.7% वृद्धि अनुमानित है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में GVA में कितनी वृद्धि हुई है? अर्थव्यवस्था के जितने 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रों में देखें GVA में वृद्धि दर क्या रही है? तो प्राथमिक क्षेत्र में 3.2%, द्वितीय 8.8% और तृतीय 9.3%। और 25-26 में भारत की GDP में कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? 7.7%। अगर स्थिर मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो 323.13 लाख करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में यही GDP में 7.7% की वृद्धि अनुमानित है। और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 1.93 लाख रुपया। चालू कीमत पर GDP सकल घरेलू उत्पाद 346.36 लाख करोड़ रुपया, यानी कि 8.9% की वृद्धि। और चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 2.08 लाख रुपया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे स्थिर मूल्य पर कैपिटा इनकम कितना है? 1.93 लाख रुपया। और चालू कीमत पर कैपिटा इनकम कितना है? 2.08 लाख रुपया। स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद कितना है? तो स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद है 323.13 लाख करोड़ रुपया, जो कि 7.7% की वृद्धि को दर्शाता है। और चालू कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है 346.36 लाख करोड़, जो कि 8.9% की वृद्धि को दर्शाता है। तो यह हो गया NSO का आकलन भारत की इकोनॉमी से संबंधित। मुख्य रूप से GDP वृद्धि दर को और पर कैपिटा इनकम और GDP, यही 3 आंकड़ा आपको याद रखना है। अब आइए रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 25-26 में रक्षा उत्पादन और रक्षा निर्यात में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। रक्षा उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 15.5% वृद्धि दर्ज की गई और रक्षा उत्पादन बढ़कर हो गया है 1.78 लाख करोड़ रुपया, यह रक्षा उत्पादन हो गया। ठीक है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी है 76% और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी है 24% रक्षा निर्यात बढ़कर हो गया है 38,424 करोड़ रुपया। भारत सरकार के द्वारा 2029-30 तक रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपया तथा रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपया करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अभी हमारा रक्षा निर्यात कितना है? वर्तमान समय में हमारा रक्षा निर्यात है 38,424 करोड़ रुपया। 2029-30 तक हमको बढ़ाकर कर देना है 50,000 करोड़ रुपया। अभी हमारा रक्षा उत्पादन कितना है? 1.78 लाख करोड़ रुपया। इसे बढ़ाकर कर देना है 3 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एक्चुअली यह वृद्धि दर से संबंधित आंकड़ों को प्रकाशित करता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसमें
भारत की वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर 6.6% दर्शाया गया है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत की वृद्धि दर 7.7% रही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 26-27 में भारत की वृद्धि दर अनुमानित है 6.6%। अब आइए मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा। ठीक है, ये जो द्वैमासिक समीक्षा की गई है इसमें सारे दरें अपरिवर्तित है, यानी कि पिछली बार जितनी जो भी दरें थी, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, सेम एज इट इज सारे दरें इस बार भी रखी गई है आरबीआई के द्वारा। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है रेपो दर। रेपो दर है 5.25। रेपो दर क्या होता है? तो वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है वह रेपो दर के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय में भारत की रेपो दर है 5.25%। रिवर्स रेपो दर है 3.35। बैंक दर है 5.5। CRR 3%। SLR 18%। ठीक है, वित्त वर्ष 26-27 में मुद्रास्फीति दर 5.1% अनुमानित है और 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.6% अनुमानित है। अभी हमने यही बात तो पढ़ा ना, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जीडीपी वृद्धि दर 26-27 में 6.6% अनुमानित है और मुद्रास्फीति दर 26-27 में 5.1% अनुमानित है। तो यह हो गया मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट में जो रेट है विभिन्न चीज़ों से संबंधित, वो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में निजी क्षेत्र की देश की पहली सोने की खदान प्रारंभ की गई है। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पूरे देश भर में निजी क्षेत्र की देश की पहली सोने की खदान कहाँ पे प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में। यहाँ से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि वार्षिक 1000 kg सोने उत्पादन की यहाँ सोना का उत्पादन किया जाएगा। यह परियोजना जो है जियो मैसूर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी व त्रिवेणी ग्रुप के सहयोग से विकसित की गई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की देश की पहली सोने की खदान कहाँ पे प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के जोन्नागिरी में। अगला है थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है और पहले आधार वर्ष जो था 2011-12 था, तो 2011-12 के स्थान पर अब 2021-22 को नया आधार वर्ष बनाया गया है। ठीक है, नए सूचकांक में वस्तुओं की संख्या 697 से बढ़ाकर 957 कर दी गई है। थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। अगला है, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंगाल के हुगली से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की गई है। 23वीं किस्त जारी की गई है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त कहां से जारी की गई है? बंगाल हुगली से। इसकी शुरुआत पीएम किसान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 24 फरवरी 2024 ईस्वी को, जब 2019 को 24 फरवरी 2019 ईस्वी को प्रधानमंत्री के द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रत्येक पात्र किसानों को, किसान परिवारों को 6000 रुपये की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है और आप देखेंगे प्रत्येक 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये इनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, 2000 रुपये प्रत्येक 4 महीने पे दिया जाता है, यानी कि 3 बार 1 साल में दिया जाएगा तो हो जाएगा राशि 6000 रुपया। 2026-27 के बजट में 60,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवंटित किया गया है। तो इसके 23वीं किस्त जारी की गई बंगाल हुगली से। अगला है किसाऊ बांध परियोजना। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसाऊ बांध परियोजना। इसको लेकर अभी भारत में 6 राज्यों के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय अमित शाह की मतलब उनकी सहमति से, ठीक है, 6 राज्यों के बीच में समझौता हुआ किसाऊ बांध परियोजना को लेकर। उत्तराखंड व हिमाचल की सीमा पर यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर प्रस्तावित है। आपसे पूछा जा सकता है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर?
टोन्स नदी पर। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। इसकी क्षमता कितनी होगी? 422 मेगावाट। 6 राज्यों के बीच इस पर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। कौन कौन से 6 राज्य? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा। ठीक है, 2028 ईस्वी तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि भले ही 6 राज्य शामिल हैं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये दोनों 50-50 लाभान्वित होंगे इस परियोजना से। जो बिजली की आपूर्ति होगी, इन 2 राज्यों में बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, तो 6 राज्यों के बीच इस पर एमओयू किया गया है किसाऊ बांध परियोजना को लेकर, जो कि यमुना की सहायक नदी टोन्स पर प्रस्तावित है। क्षमता है 422 मेगावाट। अगला है भारत और ओमान के बीच में हस्ताक्षरित व्यापार समझौता CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, CEPA इसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और ओमान के बीच में हस्ताक्षरित व्यापार समझौता कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जुलाई 2026 ईस्वी से लागू हो चुका है। भारत और ओमान के बीच में व्यापार समझौता कब हुआ? 18 दिसंबर 2025 ईस्वी को भारत और ओमान के बीच में व्यापार समझौता संपन्न हुआ। यह लागू कब हुआ? 1 जून 2024 ईस्वी से इसे लागू किया गया। अगला है बागवानी फसलों का उत्पादन अनुमान। हालांकि यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग एक नज़र बनाए रखें। बागवानी फसलों का उत्पादन अनुमान, कुल उत्पादन जो होगा अनुमानित वह 3777.76 लाख टन, जिसमें फल उत्पादन 1214.75 लाख टन और सब्जी उत्पादन 2210 लाख टन अनुमानित है। तो बागवानी फसलों का कुल उत्पादन अनुमान कितना है? 3777.76 लाख टन। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी, ये 3 करेंट अफेयर जो है वह समाप्त हुआ। अब हम लोग आते हैं नियुक्तियाँ, यानी कि महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स। इस महीने में जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स घटित हुए हैं उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति है भारतीय सेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया? तो भारतीय सेना के नए प्रमुख बने हैं जनरल धीरज सेठ। भारतीय सेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया? जनरल धीरज सेठ को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं आशुतोष दीक्षित। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने? अजय कोचर भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने। CBSE के नए चेयरमैन लोखंडे प्रशांत सीताराम CBSE के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। FATF के उपाध्यक्ष भारत के विवेक अग्रवाल को बनाया गया है। FATF इसका पूरा नाम क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, टेररिज्म से निपटने के लिए, आतंकवाद की जो आर्थिक गतिविधियां होती है उससे निपटने के लिए FATF डेवलप किया गया है, FATF गठित किया गया है। और हाल ही में FATF के नए उपाध्यक्ष भारत के विवेक अग्रवाल को बनाया गया है। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित IB के नए निदेशक बनाए गए हैं। शिक्षा, महिलाओं व बच्चों से संबंधित संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? मुकुल वासनिक को। एक्चुअली पहले इसके अध्यक्ष जो थे वे मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह थे, लेकिन दिग्विजय सिंह का कार्यकाल राज्यसभा का समाप्त हो गया और दिग्विजय सिंह के स्थान पर मुकुल वासनिक को शिक्षा, महिलाओं व बच्चों से संबंधित संसद की अस्थायी समिति के अध्यक्ष बनाया गया। तो नए अध्यक्ष बने हैं मुकुल वासनिक। अगला पॉइंट है वर्ल्ड बैंक में कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं नीलकंठ मिश्रा। वर्ल्ड बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया? नीलकंठ मिश्रा को। अमेरिका के केंद्रीय बैंक के नए चेयरमैन कौन बने? अमेरिका के केंद्रीय बैंक जिसे फेडरल बैंक कहा जाता है, तो अमेरिका के केंद्रीय बैंक के नए चेयरमैन किसे बनाया गया है? केविन वर्स को अमेरिका के केंद्रीय बैंक के फेडरल बैंक के नए चेयरमैन बनाया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSO, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सैबल चट्टोपाध्याय। सैबल चट्टोपाध्याय NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, सॉरी NSO नहीं NSC, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं सैबल चट्टोपाध्याय। सामान्य बीमा निगम GIC के चेयरमैन बनाए गए हैं हितेश जोशी। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल पुनर्नियुक्त किए गए हैं तुषार मेहता। अगले 3 वर्षों के लिए सॉलिसिटर जनरल में पुनर्नियुक्त किए गए हैं तुषार मेहता।
सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और इसी के साथ न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हो गई है 36। ठीक है, और अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, तो हाल ही में अध्यादेश लाया गया था सरकार के द्वारा जिसमें कहा गया था कि 1+37 यानी कि टोटल 38 मुख्य न्यायाधीश मिलाकर टोटल 38 न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। वर्तमान समय में है 36 वहाँ पर न्यायाधीश हैं। ठीक है, और एक और यानी कि एक न्यायाधीश का पद वहाँ पर रिक्त है। 36 न्यायाधीश हैं, एक न्यायाधीश का पद रिक्त है, प्लस में एक वहाँ पे चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, तो अधिकतम संख्या हो सकती है इनकी 38। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीश बनाए गए हैं, कोलोजियम के द्वारा इनकी सिफारिश की गई। कौन कौन से 5 नए न्यायाधीश बने? सील नागू, जस्टिस चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, अरुण पल्ली, वेंकट सुब्रमण्य मोहना, ये 5 सर्वोच्च न्यायालय में नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। जो वेंकट सुब्रमण्य मोहना है, इम्पॉर्टेंट है इनका नाम, कारण है कि यह सर्वोच्च न्यायालय की 12वीं महिला न्यायाधीश बनी है और वर्तमान समय में सिर्फ 2 ही महिला न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में, जिनमें से ये एक न्यायाधीश है दूसरे नंबर के वेंकटा सुब्रमण्य मोहना। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यह हो गया महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो कि इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन में दी गई है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण घटना है, उसकी नियुक्ति है बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें सत्र के अध्यक्ष कौन बने? बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान। इन्होंने जब चुनाव हुए थे तो 2 व्यक्ति चुनाव में फाइट किए थे, जिनमें से एक थे बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और इन्होंने मतदान में साइप्रस के राजदूत एंड्रियास काकायरूस को परास्त किया है। यानी कि इसको हराकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 81वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पूर्व में जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बैरबॉक 80वें सत्र की अध्यक्ष थी। ठीक है, तो खलीलुर रहमान UNGA के 81वें सत्र के नए अध्यक्ष बने हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो महासभा है उसके 81वें सत्र की जो शुरुआत होगी महासभा की 9 सितंबर 2026 को होगी। महासभा की जो बैठक है वह सितंबर महीने में ही संपन्न होती है। ठीक है, तो 9 सितंबर 2026 को सत्र की शुरुआत होगी और 81वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के द्वारा की जाएगी। इसके पूर्व में बांग्लादेश ने 41वें सत्र की भी अध्यक्षता की है, यानी कि यह दूसरी बार है जब बांग्लादेश के द्वारा UNGA की अध्यक्षता की जा रही है। यानी कि 41 और 81 ये 81 और 41वें सत्र की अध्यक्षता बांग्लादेश के द्वारा की गई। भारत के द्वारा भी UNGA की अध्यक्षता की गई है और भारत को UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता का अवसर 1953 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां सत्र था। अब सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसका 8वां सत्र कब होगा? 8 साल जोड़ दिया जाए तो 8वां सत्र 1953 में संपन्न हुआ और संयुक्त राष्ट्र महासभा की 8वें सत्र की अध्यक्षता करने का अवसर भारत को प्राप्त हुआ 1953 ईस्वी में। ठीक है, उसकी अध्यक्षता विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा की गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली विश्व की पहली महिला बनी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। और उस समय से लेकर अभी तक 5 महिलाओं के द्वारा UNGA की अध्यक्षता की जा चुकी है। यानी कि अभी तक चूंकि 81वां सत्र अभी संपन्न होगा और अभी तक के कार्यकाल में 81वें सत्र में कुल 5 ऐसे अवसर आए हैं जब महिला के द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की गई है, जिनमें एक विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ठीक है, और अभी 80वें सत्र अभी हमने ऊपर बताया एनालेना बेरबॉक जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री, इसके अलावा 3 अन्य महिलाएं भी शामिल हैं। तो टोटल 5 महिलाओं को UNGA की अध्यक्षता का अवसर मिल चुका है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र की अध्यक्षता की जाएगी बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान के द्वारा। तो काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए महत्वपूर्ण पुरस्कार, महत्वपूर्ण अवार्ड।
इसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। स्लोवाकिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारतीय प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास सम्मानित किया गया। अगला है डैग हैमरशोल्ड मेडल 2026। विश्व के टोटल 68 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें भारत के भी 2 सैन्यकर्मी शामिल हैं। कौन कौन? नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान और लांस हवलदार हरभजन सिंह। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रोफेसर ज्ञानेंद्र जैन भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी बने हैं। ठीक है, तो वुल्फ पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक विज्ञानी कौन बने? प्रोफेसर ज्ञानेंद्र जैन। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पुरस्कार 2025 हम लोग देखेंगे। इसमें एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा किसे कौन सा अवार्ड प्रदान किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड नीरज चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी, सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड दिया गया परवीर सिंह को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट नीरज चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट पारुल चौधरी और सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड दिया गया है परवीर सिंह को। वर्ष के उभरते पुरुष एथलीट इमर्जिंग पुरुष एथलीट शाहनवाज खान को और इमर्जिंग महिला एथलीट पूजा सिंह को। 2025 का सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ तमिलनाडु एथलीट एसोसिएशन को और एथलेटिक्स का समर्थन करने वाला देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया है उड़ीसा को। तो हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा पुरस्कार की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड नीरज चोपड़ा को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का अवार्ड पारुल चौधरी को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड परवीर सिंह को दिया गया। वर्ष के इमर्जिंग पुरुष एथलीट शाहनवाज खान, इमर्जिंग वुमेन एथलीट पूजा सिंह। 2025 का सर्वश्रेष्ठ राज्य संघ तमिलनाडु एथलीट एसोसिएशन और एथलेटिक्स का समर्थन देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है उड़ीसा। तो यह अवार्ड दिया गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा। यह वर्ष 2025 का अवार्ड है। हाल ही में IRCTC के चेयरमैन संजय कुमार जैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, पद से त्यागपत्र दे दिया है, यानी कि IRCTC के चेयरमैन अब संजय कुमार जैन अपने पद पर नहीं रहे। अगला सुभाष कश्यप का निधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चूँकि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित कमेटी गठित की गई थी और उस कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे सुभाष कश्यप। ठीक है, लेकिन सुभाष कश्यप का हाल ही में निधन हो गया है। आप इंडियन पॉलिटी में इनका बहुत जगह इनका नाम आपने सुना होगा, सुभाष कश्यप का। इनकी बुक ही अलग आती है, हमारी संसद सुभाष कश्यप, इनकी एक अलग बुक आती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप थे, संविधानविद थे, संविधान के जानकार थे, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य भी इन्हें बनाया गया था। 2015 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और भारतीय संसद के 7वीं, 8वीं और 9वीं लोकसभा के महासचिव पद पर रहे हैं सुभाष कश्यप। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब आइए महत्वपूर्ण दिवस, हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण दिवस की ओर। इस महीने में कौन सा दिवस जून महीने में मनाया गया है? ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगस्त महीने की प्रत्युत्तर दर्पण मैगजीन अवश्य है, लेकिन इसमें 2 माह पुराना कंटेंट करंट अफेयर दिया हुआ रहता है। जैसे अभी जुलाई महीने चल रही है, तो जुलाई महीने में अगस्त की मैगजीन पब्लिश हो गई है, लेकिन इसमें कंटेंट आपको जून महीने का ही मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दिवस देखते हैं। पहला है विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, विश्व महासागर दिवस 8 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन आपातकाल लागू हुआ था और हाल ही में आपातकाल लागू हुए अपने 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, पिछले साल 2025 में। ठीक है, MSME दिवस 27 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और संथाल हूल दिवस 30 जून। यही है पूरे जून महीने का दिवस। ठीक है, जिसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। फिर से एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून, महासागर दिवस 8 जून, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, शरणार्थी दिवस 20 जून, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, संविधान हत्या दिवस 25 जून, MSME दिवस 27 जून, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून और संथाल हूल दिवस 30 जून। तो यह हो गया जून माह के महत्वपूर्ण दिवस।
अब आइए महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें चर्चा के केंद्र बिंदु में रही है इस महीने के अंतर्गत। तो पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है द लॉफुल एंड द ऑफुल पुस्तक, तुषार मेहता की पुस्तक है द लॉफुल एंड द ऑफुल, तुषार मेहता की पुस्तक है। रोमिला थापर की पुस्तक है जस्ट बीइंग ए मेमोरियर, ठीक है, यह रोमिला थापर की पुस्तक है। और चाइनाज वॉर्स विजय गोखले की पुस्तक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इस बार की करेंट अफेयर में चर्चा में रहा है। अगला ये 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ। 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ। तो 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न हुआ है। गेस्ट कंट्री जो है स्पेन को बनाया गया था। और 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ, गोवा में संपन्न हुआ है। अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं ऑपरेशन अमिस्ताद। आप इस घटना से परिचित होंगे, हाल ही में वेनेजुएला में काफ़ी बड़ा भूकंप वहाँ पे देखने को मिला है वेनेजुएला में, और काफ़ी बड़ी घटना घटित हुई है, ठीक है। और वेनेजुएला की राजधानी है काकारास, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इमारतें ढह गई, काफ़ी अधिक संख्या में लोग इससे हताहत हुए। तो इसके फलस्वरूप भूकंप संबंधी जो घटनाएं घटित हुई, इसके फलस्वरूप राहत बचाव कार्यक्रम के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अमिस्ताद प्रारंभ किया गया। तो ऑपरेशन अमिस्ताद कहाँ पर, वेनेजुएला में आए भूकंप के पश्चात भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया राहत अभियान है। भारत से चिकित्सकों का दल वहाँ पर भेजा गया। C2 ग्लोबमास्टर विमान से यहाँ से राहत सामग्रियाँ भी वेनेजुएला में भेजी गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑपरेशन अमिस्ताद। भारत इनोवेट्स 2026 फ्रांस के नीस में 14 से 16 जून 2026 ईस्वी के बीच में आयोजित भारत की अंतर्राष्ट्रीय टेक इवेंट है भारत इनोवेट्स 2026, ठीक है। फ्रांस के नीस में 14 से 16 जून 2026 के मध्य आयोजित भारत की अंतर्राष्ट्रीय टेक इवेंट भारत इनोवेट्स फ्रांस के नीस में संपन्न हुआ, ठीक है। अब आइए खेल कूद से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। भारत के आर प्रज्ञानंदा नॉर्वे शतरंज जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। आर प्रज्ञानंदा भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी बने जिन्होंने नॉर्वे शतरंज जीता, ठीक है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप, हमने कुछ दिन पहले ही जब न्यूज़पेपर का करंट में डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे भी ये डिस्कस किया था आपसे। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर संपन्न हुआ, अहमदाबाद में संपन्न हुआ। वर्ल्ड योगासन तथा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप संपन्न की गई, जिसमें पहले स्थान पे भारत रहा। 114 पदक भारत ने जीता, 102 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 3 कांस्य पदक। दूसरे स्थान पे जापान 11 पदक के साथ 3+3+6 यानी कि 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है 5 पदक के साथ, जिसमें 2 स्वर्ण पदक है और 3 जो है इसका रजत पदक है और 0 कांस्य पदक है। तो पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप पहले नंबर पे भारत, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना। कहाँ पे संपन्न हुआ, अहमदाबाद में। किसके सहयोग से, तो वर्ल्ड योगासन तथा भारतीय ओलंपिक संघ के सहयोग से संपन्न हुआ। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2026, ठीक है। ओपन टेनिस 2026 इसमें पुरुष एकल का विजेता है जर्मनी का एलेक्जेंडर ज्वेरेव, उप विजेता इटली का फ्लैवियो कोबेली, ठीक है। महिला एकल का विजेता रूस का मीरा आंद्रीवा और उप विजेता पोलैंड का मादा चवालिंस्का, ठीक है। तो आप लोग विजेता का नाम याद रखें। फ्रांसीसी ओपन टेनिस 2026 पुरुष एकल का विजेता है एलेक्जेंडर ज्वेरेव और महिला एकल का विजेता है रूस की मीरा आंद्रीवा। उप विजेता का भी नाम मैं लिख दिया हूँ, आप लोग उसे भी देख लेंगे, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। भारत के अभय सिंह
व बिलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने मलेशिया के सारावाक में संपन्न तीसरी एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल खिताब को जीता। ठीक है, भारत के अभय सिंह व बिलावन सेंथिल कुमार की जोड़ी ने मलेशिया के सारावाक में संपन्न तीसरी एशियाई युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुषों के युगल खिताब को जीता है। लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता, पाकिस्तान की युगल जोड़ी को हराकर या इसे जीता है। ठीक है, भारत के अभय सिंह व बिलावल सेंथिल कुमार की जोड़ी ने। अगला है महिलाओं की एशियाई सैफ फुटबॉल। ठीक है, महिलाओं की एशियाई सैफ फुटबॉल कहाँ पर संपन्न हुई? गोवा में संपन्न हुई और भारत 6वीं बार इसका विजेता बना है। बांग्लादेश को परास्त करके भारत 6वीं बार इसका विजेता बना महिलाओं की एशियाई सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का। ठीक है, अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026, अंडर 18 हॉकी एशिया कप हम पुरुष और महिला दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। कहाँ पर संपन्न हुआ? तो अंडर 18 हॉकी एशिया कप पुरुष का हो या महिला का, दोनों कहाँ पर संपन्न हुआ? दोनों जापान में संपन्न हुआ है। लेकिन पुरुष में देखा जाए तो पुरुष में विजेता जो है वह विजेता भारत, पहले नंबर पे है विजेता भारत, दूसरे नंबर पे जापान और तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। ठीक है, और यह पुरुष में हो गया, संपन्न हुआ जापान में, विजेता है भारत, उप विजेता है जापान। महिला का अगर देखा जाए अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 संपन्न हुआ जापान में, विजेता रहा चीन, उप विजेता रहा जापान और भारतीय महिला टीम तीसरे स्थान पर रही। ठीक है, तो पुरुष में देखा जाए तो भारत जो है पहले नंबर पे, जापान जो है दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो है वह है पाकिस्तान। और महिला में देखा जाए तो पहले नंबर पे है चाइना, जापान दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे जो है वह है इंडिया। इसे आप लोग याद रखेंगे। महिलाओं के नेशंस कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर जीता है। यानी कि नेशंस कप टूर्नामेंट का खिताब भारत ने जीता। कहाँ पे आयोजन हुआ? न्यूजीलैंड में, और न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने जीता है। अब आइए 19वां IPL 2026, 19वां IPL 2026 इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसका विजेता बना है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ठीक है, लगातार दूसरी बार विजेता बना। रनर अप रहा यानी कि उप विजेता गुजरात टाइटंस। इसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड अगर देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी के नाम पे सर्वाधिक अवार्ड रहा है। ठीक है, ऑरेंज कप सीजन में सर्वश्रेष्ठ, सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम पर रहा है। ऑरेंज कप इन्होंने जीता। और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पर्पल कप जीता है कागिसो रबाडा ने। ठीक है, तो ऑरेंज कप जीता है वैभव सूर्यवंशी, विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, उप विजेता गुजरात टाइटंस। ऑरेंज कप वैभव सूर्यवंशी, पर्पल कप कागिसो रबाडा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी और सर्वाधिक छक्का मारने का जो सर्वाधिक छक्के मारने का जो रिकॉर्ड है इन्हीं के नाम पर दर्ज किया गया, वैभव सूर्यवंशी के नाम पे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड वैभव सूर्यवंशी को मिला है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। अब हम लोग आइए साइंस टेक की ओर यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। पहला महत्वपूर्ण है, जर्मनी के हैम्बर्ग में आयोजित कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC में जारी टॉप 500 रैंकिंग में चीन के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को विश्व का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चीन के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को विश्व का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। ठीक है, हाल ही में जर्मनी के हैम्बर्ग में संपन्न हुआ है कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC, जिसमें टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें चीन के सुपर कंप्यूटर लाइन साइन को विश्व का नंबर 1 सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। यह पहला साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग में अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरा है। हांगकांग इंटरनेशनल कन्वेंशन जहाज़ों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल रिसाइकलिंग के लिए एक वैश्विक संधि है। ठीक है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। लेकिन अंकटाड की रिपोर्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग में अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरा है। अगला है, विश्व का पहला AI कला संग्रहालय, विश्व का पहला AI कला संग्रहालय। ठीक है, डेटा लैंड USA में। ठीक है,
यूरोसैटरी 2026 क्या है यूरोसैटरी? तो विश्व की सबसे बड़ी थल और वायु रक्षा प्रदर्शनी है यूरोसैटरी 2026। इसका आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस में। तो विश्व की सबसे बड़ी थल और वायु रक्षा प्रदर्शनी यूरोसैटरी का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? पेरिस, फ्रांस में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में भारत की जियो प्लेटफॉर्म्स ने 20वां स्थान हासिल किया है और इस सूची में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कंपनी है, इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिलायंस की संस्था है जियो प्लेटफॉर्म्स, इसने WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में जियो प्लेटफॉर्म्स ने 20वां स्थान हासिल किया है और इस सूची में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है जियो प्लेटफॉर्म्स। अगला है IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क के तंतु यानी कि ब्रेन स्टेम का विश्व का सबसे विस्तृत और व्यापक 3D एटलस विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे एंकर नाम दिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे एंकर क्या है, पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा एंकर क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट है नासा और एडिडास ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक बॉल ट्रायोंडा को ISS पर भेजा है। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है कि फीफा वर्ल्ड कप की आधिकारिक बॉल ट्रायोंडा को ISS पर भेजा गया? इसका मुख्य उद्देश्य है कि माइक्रोग्रेविटी में फुटबॉल के संतुलन, गति, स्थिरता व घूर्णन पर आंतरिक द्रव्यमान के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके। तो नासा और एडिडास ने हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2026 की आधिकारिक बॉल ट्रायोंडा को ISS पर भेजा है। अगला पॉइंट है भारतीय टेक स्टार्टअप अवतार.ai ने देश का पहला स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल वारिया को लॉन्च किया है। तो देश का पहला स्वदेशी AI वीडियो जनरेशन मॉडल क्या नाम है? वारिया। किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो अवतार.com भारतीय टेक स्टार्टअप के द्वारा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सुपर एंटीजन आधारित वैक्सीन डिजाइन की गई है। ठीक है, पहली बार हुआ है कि AI का यूज करके सुपर एंटीजन आधारित वैक्सीन डिजाइन की गई है। किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के द्वारा? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। अगला है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, GSER ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026। यह भी रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया का शीर्ष AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर स्थान कौन सा है? बीजिंग। एशिया का शीर्ष AI नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर है बीजिंग और दूसरे नंबर पे है बेंगलुरु। विश्व के शीर्ष 40 स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु 15वें स्थान पे है। ठीक है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट हब कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट हब बना है बेंगलुरु। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यह रिपोर्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आइए इकोलॉजी से संबंधित, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित पहला पॉइंट है चीनी वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र में काम करने वाली पनडुब्बी फेंडोजे की मदद से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित डायमेंटिना जोन में विश्व के सबसे बड़े व्हेल कब्रिस्तान की खोज की है। ठीक है, तो चीनी वैज्ञानिकों के द्वारा पनडुब्बी फेंडोजे की मदद से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित डायमेंटिना जोन, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े व्हेल कब्रिस्तान की खोज की गई है। अगला पॉइंट है तमिलनाडु सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत रामनाथपुरम तट के पास भारत के पहले 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉडल को तैनात करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइन एप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया। पाइन एप्पल अनानास, इसका आयोजन राज्य के अनानास को वैश्विक ब्रांड बनाना है। एक्चुअली आप देखेंगे तो 2018 ईस्वी में त्रिपुरा में क्वीन अनानास को राज्य फल घोषित किया गया था। ठीक है, अनानास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है और राज्य के अनानास को वैश्विक ब्रांड बनाने के उद्देश्य से त्रिपुरा के द्वारा नई दिल्ली में त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है शोधकर्ताओं ने मेघालय की गारो और खासी पहाड़ियों में बितान से ढकी धाराओं में इंगेराना
ऑक्सीडेंस नामक मेढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मेघालय की गारो और खासी पहाड़ियां हैं, वहां पर मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम दिया गया है इंगराना ऑक्सीडेंस। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द निक्सी NIXI, यह चर्चा में रहा है शब्द NIXI। तो इसके बारे में आपको जानना है NIXI क्या है। इसका पूरा नाम है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI, ठीक है। भारत सरकार के IT विभाग के अधीन एक गैर लाभकारी निकाय है। इसका स्थापना 2003 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत के इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत व सुरक्षित बनाए रखना। तो यह निक्सी शब्द जो है काफ़ी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो प्रतियोगिता दर्पण का जो मेन हिस्सा है, इसके अंतर्गत इसका डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसका अस्मरणीय तथ्य, ठीक है। लेकिन इससे पहले अभी तक हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किया है उसमें प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्रतियोगिता दर्पण का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिकी करेंट अफेयर, आर्थिकी के बाद महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हमने देखा। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ के बाद हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड इस दौरान मिले हैं उसे देखा। स्पोर्ट्स वाला इशू स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है उसे हमने देखा। साइंस टेक हो गया, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी हो गया, दिवस और महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गए हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के यहाँ पर हमने डिस्कस किया, यानी कि पूरी PD मैगजीन जो है अगस्त महीने के यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है। लेकिन अब हम लोग अस्मरणीय तथ्य को देख लेते हैं, क्योंकि ये वन लाइनर सवाल है और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में सुर्खियों में रही मोहनजोदड़ो की प्रतिष्ठित नृत्य करती लड़की डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति किस विधि से बनाई गई थी। तो लुप्त मोम विधि या मधुचिट्स विधि से हाल ही में मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल की कांस्य मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। 4-5 जून 2026 के बीच में कहाँ ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। तो ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक जो है 4-5 जून 2026 ईस्वी के बीच में उत्तर प्रदेश के बनारस में जो है यह आयोजित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सुरक्षित फुटपाथों पर चलने का अधिकार को कैसा अधिकार प्रदान किया है। तो सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने हाल ही में घोषित किया है। यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 19(1) घ, अनुच्छेद 19(1) का, 19(1) खा, 19(1) गा और अनुच्छेद 21 इसके तहत आवागमन के अधिकार का भिन्न हिस्सा है सुरक्षित फुटपाथ पर चलने का अधिकार। अगला पॉइंट है, 21 जून 2026 को नीट की पुनर्परीक्षा के मद्देनज़र केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। यह प्रतिबंध जो है किस अधिनियम के तहत जारी किया गया था। IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत। 27 से 29 जून 2026 के बीच में कहाँ पर भारत की पहली विशेष अंतर्राष्ट्रीय अनानास प्रदर्शनी त्रिपुरा ग्लोबल पाइनएप्पल फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया था। अभी हमने बताया नई दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पर हमने बताया क्वीन पाइनएप्पल, क्वीन अनानास, उसको वहाँ का राज्य फल घोषित किया गया है और क्वीन अनानास को त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किए जाने के साथ साथ 2014 ईस्वी में इसे GI टैग भी दिया जा चुका है। 13 जून 2026 को रक्षा मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का अगला सेना प्रमुख किसे बनाया गया। मैं ऊपर ही डिस्कस कर चुका हूँ। नियुक्तियों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारत के नए सेना प्रमुख बनाए गए हैं। हाल ही में चर्चा में रहा अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विनिमय का संबंध क्या है। विनिमय, ठीक है, VINIMAY, विनिमय। विनिमय का संबंध क्या है। स्थलीय बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत प्रणाली में समाहित करना, यह हो गया विनिमय। मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन पत्र किस फॉर्म में त्रुटि के कारण रद्द कर दिया गया था। फॉर्म 26। आप सभी जानते हैं कि अभी राज्यसभा का चुनाव होना था जिसमें से कांग्रेस की तरफ से
मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन को टिकट दिया गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि इन्होंने अपने कुछ रिकॉर्ड जो है, जो आपराधिक रिकॉर्ड थे, उसे चुनाव आयोग से छिपाया, चुनाव आयोग को विदित नहीं किया, जिसके कारण चुनाव आयोग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया और फिर ये सर्वोच्च न्यायालय भी गए थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो हालांकि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग इसे देख लें। 8 जून 2026 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया है। भव्य पोर्टल हमने इसे पूर्व में डिस्कस किया था, विजन का जो मैं PT 365 डिस्कस कर रहा था, उसके अंतर्गत भव्य पोर्टल देश भर में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया है। 5 जून 2026 को जारी दिल्ली वर्ल्ड एटलस के अनुसार विश्व भर की राजधानियों में नई दिल्ली, वर्ल्ड एटलस के अनुसार नई दिल्ली का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पहले स्थान पर क्या है, तो पहले स्थान पर है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, और दूसरा स्थान पर है भारत की राजधानी नई दिल्ली, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय में है 17 जून 2026 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति 2025 रिपोर्ट के अनुसार 1991 से 2025 के दौरान एशिया में तापमान वृद्धि की दर 1961 से 90 की तुलना में लगभग कितनी हो गई? तो लगभग दोगुनी हो गई। अगला अवार्ड है जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। किस देश के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रदान किया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि 1 जनवरी 1993 ईस्वी को चेकोस्लोवाकिया से स्लोवाकिया का विभाजन हुआ और इस विभाजन के पश्चात पहली बार नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इस देश का दौरा किया, और इसीलिए वहां पर जो उसका जो सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, स्लोवाकिया इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, मध्य यूरोप में स्थित एक भू आबद्ध देश है। यह उत्तर में पोलैंड, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण में हंगरी, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है। 2004 ईस्वी में यह EU का सदस्य बना था। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 ईस्वी तक। 17 जून 2026 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के द्वारा जारी वन चैलेंज पर भारत की दूसरी प्रगति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2011 और 2020 के बीच कितने मिलियन हेक्टेयर खराब और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल किया है? इसका आंसर हो जाएगा 21.7 मिलियन हेक्टेयर। यह काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है। ठीक है, अगला पॉइंट है जो मैं पिछले महीने की PD में डिस्कस किया था, वहाँ से सवाल है कि स्वीडन स्थित सिप्री की जो रिपोर्ट है, थिंक टैंक संस्थान सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 में अपनी सेना पर कितने अरब डॉलर खर्च किया है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा सेना पर खर्च करने वाले देशों की सूची में 5वें नंबर पे। सबसे ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन, तीसरे नंबर पे रूस, चौथे नंबर पे जर्मनी और 5वें नंबर पे भारत। 2025 में भारत ने 92.1 अरब डॉलर सेना पर खर्च किया है। अगला पॉइंट है, 5 जून 2026 को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा किसे संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया? मेजर अभिलाषा बराक को, और यह अवार्ड पाने वाले ये तीसरे व्यक्ति बने हैं। ठीक है, मैं जो न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहा था करंट अफेयर, उसमें भी बताया था कि मेजर बराक जो हैं भारत से पुरस्कार पाने वाली तीसरी व्यक्ति बनी है। इसके पहले मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन, इनको यह अवार्ड दिया जा चुका है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स ETI 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का रैंक जो है वह है 17वां।
हाल ही में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल, मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, FATF के नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? विवेक अग्रवाल को, ठीक है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका नया उपाध्यक्ष बनाया गया है विवेक अग्रवाल, जो कि भारत के रहने वाले हैं। इसे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारत के पहले वैज्ञानिक बने हैं जैनेंद्र, पहले भौतिकी वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र के जैन। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जिनमें भौतिकी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ज्ञानेंद्र के जैन यह पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी बने हैं। हाल ही में उज्बेकिस्तान किसका 10वां सदस्य देश बना है? उज्बेकिस्तान जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 10वां सदस्य देश बना है, ठीक है। NDB इसका 10वां सदस्य देश कौन बना है? उज्बेकिस्तान। ब्रिक्स के तत्कालिक सदस्यों के द्वारा 2015 में NDB की स्थापना की गई थी। NDB का मुख्यालय है शंघाई, चीन, यानी कि NDB जो है ब्रिक्स का एक बैंक है और इसका 10वां सदस्य बना है उज्बेकिस्तान। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई, चीन में। उज्बेकिस्तान इसका 10वां देश बना। वह इस बहुपक्षीय विकास बैंक में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश भी है, ठीक है। यानी कि मध्य एशिया में जो देश हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है, तो उनमें उज्बेकिस्तान NDB में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला और ऐसे टोटल 10वां देश बना है, ठीक है। तो यह हो गया स्मरणीय तथ्य, यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के प्रतियोगिता दर्पण में हमने, आज की इस वीडियो डिस्कशन में हमने अगस्त 2026 का पूरा करेंट अफेयर का निचोड़ जो है यहाँ पर हमने प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का देख लिया है। 72वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए यह सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 72वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए आपको कम से कम जून तक का पूरा करेंट अफेयर कवर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है 26 जुलाई को होगी। इसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। तो जून तक आपको पूरी तरीके से करेंट अफेयर कंप्लीट करना है और अगस्त महीने के प्रतियोगिता दर्पण में जून महीने का करेंट अफेयर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ तक आप लोग प्रतियोगिता दर्पण का सारा वीडियो अच्छे तरीके से देख लें। इसका PDF पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए ही अवेलेबल हो पाता है, तो इसका PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पे नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाइए और यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स 2025 और प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स 2026 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और हर एक महीने का हम लोग लगभग पिछले 3-4 साल से लगातार मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण के नोट्स को डिस्कस कर रहे हैं। हर महीने का PD का शॉर्ट नोट्स आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। आप सारे वीडियो को देख लीजिए, कम से कम प्रीवियस 1 ईयर का आप लोग कंप्लीट करके जाइए। और पूरी उम्मीद है कि आपके करेंट अफेयर का लगभग 80 to 85% सेक्शन जो है इन्हीं सारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो डिस्कस किए गए हैं, चाहे प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन का वीडियो हो या विजन PT 365 का इकोनॉमी साइंस टेक का वीडियो हो, बजट हो, सर्वे हो, बिहार करंट अफेयर हो, इन्हीं के इर्द गिर्द आपको सारे सवाल वहां पर परीक्षा हॉल में देखने को मिलेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPSC सेंटर को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद।